स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे 2 साल के कार्यक्रम को लेकर। अगले कल क्योंकि मनाया जा रहा है कांग्रेस सरकार की ओर से 6 नई स्कीम्स इसमें सुक्खू सरकार की ओर से लॉन्च की जाएगी। इस बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 3 नए शहरी निकायों को लेकर भी अपडेट देंगे। ये 3 पंचायतें हैं जो कि शहरी निकाय में शामिल की जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति सरकार की ओर से इस प्रक्रिया में अपनाई जा रही है। ये कौन सी 3 पंचायतें हैं, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। हालांकि इन दिनों विरोधी स्वर भी काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, लेकिन उसके बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है। कैबिनेट बैठक होने वाली है 12 दिसंबर को। कौन से बड़े फैसले इसमें संभावित हैं, ये भी जानकारी देंगे। और स्कूलों को लेकर नए निर्देश जारी हुए हैं। स्कूल के एनुअल फंक्शन को लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं। दरअसल ये खबर खास और बड़ी क्यों है, ये भी इसी बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मैदानी इलाकों में 16 दिसंबर तक मौसम भले ही साफ रहेगा, लेकिन लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और शिमला में बारिश बर्फबारी को लेकर एक दफ़ा फिर आसार जताए गए हैं। 12 दिसंबर से मौसम करवट बदलने वाला है। इसी तरह से मैदानी इलाकों में आज और कल के लिए येलो अलर्ट कोहरे को लेकर जारी किया गया है, यानी कि शीतलहर की चपेट में मैदानी इलाके रहेंगे। ऊपरी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी को लेकर भी आसार जताए गए हैं। अगले कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 12 दिसंबर से फिर मौसम के खराब रहने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र में एक बड़ी सड़क दुर्घटना पेश आई है। प्राइवेट बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई और जिसके बाद बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि इसमें 40 के करीब सवारियां थी। बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। चालक समेत ये अन्य 2 लोगों की मौत हुई है। मौके पर ही चालक ने अपनी जान गंवा दी थी। ये बताया जा रहा है घायलों की ओर से ही कि जो बस की पट्टी है वो टूट गई थी। इस वजह से ही ये हादसा पेश आया है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो बस का पट्टा होता है उसी के टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। ये करसोग की ओर बस जा रही थी। 11 बजे हादसा पेश आया है। स्वाट निगान सड़क पर ये गहरी खाई में बस गिर गई, जिसके बाद चीख पुकार में माहौल बदल गया था। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची। इनकी ओर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। सीएम और डेप्यूटी सीएम दोनों की ओर से शोक व्यक्त किया गया है उन तीनों लोगों के लिए जिन्होंने आज इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। प्रभावितों की मदद की जाएगी सरकार की ओर से, ये भी आश्वासन आज दिया गया है मुख्यमंत्री सुक्खू और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से। भाजपाइयों की ओर से आज आक्रोश रैली निकाली गई थी। ये सीटीओ से इन्होंने शिमला के शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली निकाली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत सभी बड़े चेहरे इस रैली में मौजूद रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल ये उठाया है कि आखिरकार ये किस बात का जश्न है। ये बर्बादी का जश्न है और कुछ नहीं है। जब कोई उपलब्धि ही हासिल नहीं की तो जश्न किस बात का कांग्रेस सरकार मना रही है। यहाँ जश्न शब्द का इस्तेमाल बार बार भाजपाइयों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये महज 2 साल का कार्यक्रम है, इसमें 2 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। लेकिन भाजपा का मानना है उपलब्धियां कोई हासिल ही नहीं की है तो गिनवाएंगे क्या कांग्रेस सरकार की ओर से। और यहाँ ये बर्बादी का जश्न है, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आज किया गया है और बेवजह का जश्न है, ये भी नेता प्रतिपक्ष का कहना था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक और पेंशनर्स पेंशन के लिए तरस रहे हैं, कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए तरस रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, नौकरियां हासिल नहीं हो रही हैं युवाओं को और ये जश्न मनाने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि केंद्र से काफ़ी वित्तीय मदद की जा रही है हिमाचल की और हिमाचल सरकार उन पैसों का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी शब्द शुक्रिया का कांग्रेस सरकार ने अपने मुंह से नहीं कहा। और ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि किसी के जख्म पर यहाँ नमक छिड़का जा रहा है और ये बेरोजगारों के जख्म पर नमक छिड़कने की बात हो रही है। ये भी डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज बड़ा आरोप लगाया गया है। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने नसीहत दी है भाजपा नेताओं को। प्रतिभा सिंह का कहना है कि वो कांग्रेस सरकार का अपमान नहीं कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके, बल्कि अपमान किया जा रहा है जनमत का। जनमत कांग्रेस को मिली, उसके बाद ही सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस। लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करके आक्रोश दिखाकर जनमत का अपमान करना उचित नहीं है। भाजपा ओछी राजनीति करती है, इस तरह की राजनीति ना करे, ये नसीहत प्रतिभा सिंह ने भाजपाइयों को दी है। इनकी ओर से ये भी कहा गया कि 5 गारंटियां पूरी कर ली गई है, शेष बची गारंटियों को जल्दी पूरा किया जाएगा। सीएम और डेप्यूटी सीएम के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार विकास की ओर अग्रसर है
और बची 5 गारंटियों को लेकर अगले कल ऐलान होने वाला है। जो 2 साल में उपलब्धियां हासिल की उसका उल्लेख तो किया ही जाएगा, लेकिन अगले 3 साल का रोड मैप भी तैयार हो चुका है और जनता से इसे साझा किया जाएगा। देखिए, अब समोसे के बाद यहाँ एक और चर्चा हुई है और ये प्रेशर कुकर को लेकर हो रही है। दरअसल हाल ही में मंडी जिला में एक घटना पेश आई थी जहां एचआरटीसी बस में प्रेशर कुकर का टिकट काटा गया 23 रुपए। और पहले भी भाजपाइयों की ओर से इस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया कि प्रेशर कुकर का कोई टिकट नहीं काटा गया है। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि उनके पास इसका प्रूफ भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह टिकट काफी वायरल हो रहा है जो कि प्रेशर कुकर का काटा गया था। ये जिला मंडी में ही घटना पेश आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी से ओट तक प्रेशर कुकर ले जाना था तो 23 रुपए टिकट काट लिया गया। अब ये भी मुश्किल हो गया है कि आप प्रेशर कुकर खरीदते हैं तो कैसे उसे घर तक पहुंचाना है। बस में ले जाना होगा तो आपको उसका किराया देना होगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। पहले दवाइयों के टिकट लेने की बात हुई, बच्चों के खिलौने का भी टिकट लिया गया और अब इसके बाद प्रेशर कुकर का टिकट सरकार की ओर से लिया जा रहा है। ये सरकार के निर्देशों पर ही एचआरटीसी के कंडक्टर ने टिकट काटा होगा, खुद से वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता है। तो अब चर्चा में ये बात आ गई है, सोशल मीडिया पर जमकर ये टिकट वायरल हो रहा है। इस टिकट की फोटो वायरल की जा रही है और सवालिया निशान भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर उठाए हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। कभी समोसे की जांच होती है तो कभी प्रेशर कुकर का यहां टिकट काट लिया जाता है। महज 3 लीटर का प्रेशर कुकर, अगर इसका भी टिकट देना पड़े तो हालात क्या है हिमाचल प्रदेश के, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा। आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से एक आंकड़ा पेश किया गया है मनरेगा को लेकर। कितने परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला है और इसमें कितना बजट खर्च किया गया है। अप्रैल 2024 से मनरेगा दिहाड़ी को 60 रुपए से की वृद्धि के साथ 240 बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। ये आज उनकी ओर से जानकारी दी। हालांकि ये पहले भी अपडेट हम कई बार साझा कर चुके हैं। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और इसके अलावा वर्ष 2023-24 में 344 लाख कार्य दिवस तथा वर्ष 2024-25 में अब तक 229 लाख कार्य दिवस अर्जित किए जा चुके हैं। इसी तरह से अप्रैल 2023 से अब तक 98,602 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार दिया गया, जिसमें 92,041 परिवारों ने 120 दिनों का रोजगार प्राप्त किया। अप्रैल 2023 से अब तक 1,90,788 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। और ये इन्होंने, हालांकि देखिए यहाँ आंकड़ा जो दिया है परिवारों का भी दिया है, कितने रुपए इसमें खर्च किए गए ये भी जानकारी है और साथ ही साथ जो 60 रुपए की वृद्धि की गई थी और 240 से बढ़ाकर 300 रुपए दिहाड़ी की गई थी, इस पर भी आज जानकारी रखी है। अभी 2 साल का कार्यक्रम क्योंकि अगले कल मनाया जाना है, लाजमी सी बात है हर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, हर वर्ग को कितना मुनाफा हुआ है, इस पर भी सरकार की ओर से आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली बात करेंगे गवर्नर के काफिले को लेकर। ये लखनऊ की बात है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के काफिले का वहां एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस समेत 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि ज़्यादा गंभीर चोटें इसमें पुलिसकर्मियों को नहीं आई, क्योंकि जो दोनों गाड़ियां थी ये पुलिसकर्मियों की बताई जा रही है। इससे पीछे एम्बुलेंस चल रही थी, ये भी एक्सीडेंट की चपेट में आ गई। लखनऊ में सुबह 8 बजे के करीब शहीद पथ पर यह मामला सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस ने काफिले के बीच घुसने की कोशिश की और इसी वजह से तीनों गाड़ियां काफिले की आपस में टकरा गई। राहत भरी बात यह भी है कि राज्यपाल बिल्कुल सुरक्षित हैं, साथ में बाकी स्टाफ भी सुरक्षित है, लेकिन 2 पुलिस जवानों को हल्की सी चोटें आई हैं। फिलहाल इनका उपचार समय पर हो गया था, लेकिन ये बड़ी घटना कहना चाहेंगे क्योंकि इस तरह के मामले सामने आते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा काफिले के दौरान ये प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। लेकिन इसी बीच एम्बुलेंस ने बीच में घुसने की कोशिश की और इसी वजह से ये पूरा मामला सामने आया लखनऊ में। ये राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल वहां किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले घटना पेश आ गई। लेकिन राज्यपाल अभी बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 8वीं के छात्रों को ग्रेस अंक अब मिल सकते हैं। आज ही दरअसल हिंदी विषय का पेपर हुआ है और इसमें कुछ शिक्षक संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो राजकीय भाषा अध्यापक संघ है, दूसरा टीजीटी संघ है। दोनों संगठनों का ये कहना है कि आज मंगलवार के दिन जो परीक्षा ली गई है 8वीं कक्षा के छात्रों की, उसमें आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस डाले गए थे। यहाँ 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बल्कि
14 मार्क्स के तकरीबन ये सवाल बताए जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आए थे, यानी कि कुछ एक चैप्टर्स कटवा दिए गए थे लेकिन उन चैप्टर्स से भी सवाल डाल दिए गए। इससे बच्चों के मार्क्स पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसीलिए मांग इन्होंने शिक्षा बोर्ड से उठाई है कि ग्रेस मार्क्स इन बच्चों को दे दिए जाए। और शिक्षा बोर्ड के सचिव ने गलती को स्वीकारते हुए कहा है कि वो पहले इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ग्रेस मार्क्स देने की आवश्यकता होगी तो वो भी इन छात्रों को दे दिए जाएंगे। टीजीटी कला संघ ने भी इसका काफी ज्यादा विरोध किया है और उनका ये कहना है कि ग्रेस मार्क्स दिए ही जाने चाहिए क्योंकि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। पहले कुछ एक लेसन हिंदी में कटवा दिए गए और अब उसी चैप्टर से सवाल दे देना ये उचित नहीं है। बच्चे इससे आज भी प्रभावित हुए हैं और उनके मार्क्स भी प्रभावित होने वाले हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या होता है देखना होगा क्योंकि 31 दिसंबर तक तो रिजल्ट घोषित किया जाता है, ठीक उससे पहले ही ये फैसला लेना होगा। अभी इस पूरे मामले में जांच की जाएगी शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से कि क्या सच में उन्हीं चैप्टर से ये सवाल दाग दिए गए थे जिन्हें कि कटवाया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या करना है ये शिक्षा बोर्ड पर ही निर्भर करता है। हालांकि यहाँ ग्रेस मार्क्स देने की मांग शिक्षक संगठनों की ओर से उठाई जा रही है। देखिए, एचएएस की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 30 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर 30 अभ्यर्थियों का नाम डाल दिया है। 534 अभ्यर्थियों ने प्री एग्जाम को क्लियर किया था। इसके बाद 480 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा को पास कर पाए थे और इनमें से भी 30 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है पर्सनैलिटी एग्जाम के लिए। अब ज़्यादा जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं अभ्यर्थी तो ये लोक सेवा आयोग के कॉन्टैक्ट नंबर पर भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक 12 दिसंबर को होने जा रही है। अगले कल 11 दिसंबर है। 2 साल का कार्यक्रम मनाया जाएगा कांग्रेस सरकार की ओर से। ठीक इसके एक दिन बाद कैबिनेट है और शीतकालीन सत्र से पहले ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। 2 रेवेन्यू से जुड़े विधेयक इसमें लाए जाएंगे मंजूरी देने के लिए और फिर ये शीतकालीन सत्र के दौरान पेश होने वाले हैं। इसमें एक राधा स्वामी सत्संग ब्याज से जुड़ा विधेयक भी है। खैर, इस बारे में पहले कई दफ़ा हम जानकारी दे चुके हैं। लैंड ट्रांसफ़र को लेकर इसमें मांग उठाई जा रही है तो ये भी एक मामला परसों की कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है। देखिए, एनुअल फंक्शंस को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं सरकारी स्कूलों को। पहले अपनी मनमर्जी से स्कूल एनुअल फंक्शंस करवाते थे, जब उनका मन करता था उस वक्त करवाए जाते थे। हालांकि वर्ष के आखिरी में ही ये वार्षिक समारोह होते हैं, लेकिन अब शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं सभी सरकारी स्कूलों को कि अगले सत्र से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ही ये एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अपनी मनमर्जी से कोई भी समय स्कूल चुन लेते हैं, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और ये वैसे ही एग्ज़ाम वाला समय रहता है, जिस वजह से एग्ज़ाम पर पूरा फोकस बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा समय उनका एनुअल फंक्शन की तैयारियों में लग जाया करता है। तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि नए सत्र से 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ही एनुअल फंक्शन करवाना होगा। और इससे बड़ा निर्देश ये जारी हुआ है उन स्कूलों के लिए जहां अभी भी एनुअल फंक्शन नहीं ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि 20 दिसंबर से पहले ये वार्षिक समारोह करवाए, उसके बाद करवाने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों का फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पर ही रहना चाहिए। तो सभी जिलों के डेप्यूटी डायरेक्टर्स को ये निर्देश जारी हो गए हैं और इसकी अनुपालना करने के लिए भी कहा गया है। अगले सत्र से नवंबर माह में ही एनुअल फंक्शन करवाए जा सकते हैं और इस वर्ष जिन्होंने एनुअल फंक्शन नहीं करवाए हैं, जिन स्कूल्स में वार्षिक समारोह पेंडिंग रह गए हैं, उन्हें 20 दिसंबर से पहले करवाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि देखिए 10 दिसंबर तो हो गया है, अब 10 दिन का समय ही इन स्कूल्स के पास है, लेकिन मंशा ये है शिक्षा विभाग की कि पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हाल ही में एक वर्कशॉप बुलाई गई थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज को लेकर चर्चा हुई है और लगातार हम देख रहे हैं निरंतर उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं कि कैसे सुधार लाया जा सकता है स्कूलों में और बच्चों की पढ़ाई जिससे प्रभावित ना हो सके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। कुछ ऐसे ही कदम इन दिनों उठाए जा रहे हैं। अंशकालीन जलवाहकों की ओर से एक मांग उठाई गई है। ये 11 सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बाद नियमित किए जाते हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि 11 वर्ष से ज़्यादा 12 साल का समय इन्हें सेवाएं देते हुए हो गया है। रेगुलर इन्हें अभी तक नहीं किया गया है, जबकि पूर्व में सरकार ने इन्हें वर्ष में 2 बार भी रेगुलर करने का मौका दिया है। तो अब ये और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। जो परसों कैबिनेट हो रही है उससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्दी ही रेगुलराइजेशन का तोहफा इन्हें सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये 2012 और 13 में अंशकालीन जलवाहक लगे थे, इसमें दैनिक
वेतन भोगी भी हैं और ये 800 के करीब संख्या अपनी बता रहे हैं। ये दरअसल एक ही कैटेगरी है, जलवाहक एवं दैनिक वेतन भोगी। 800 के करीब इनकी संख्या है और यही मांग उठा रहे हैं कि रेगुलर इन्हें कर दिया जाए, क्योंकि तकरीबन 12 वर्ष का समय अब होने वाला है। 11 साल तक ही इन्हें अपनी सेवाएं देनी होती हैं, उसके बाद रेगुलर इन्हें किया जाता है। लेकिन इस बार सरकार भूल गई है इन्हें रेगुलर करना, ये भी इनकी ओर से तर्क दिया जा रहा है। देखिए, 3 नए शहरी निकाय बनने जा रहे हैं। इसमें नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को नगर परिषद बनाया जाएगा, सुन्नी को नगर परिषद बनाया जाएगा और पंचायत शिलाई से इसे नगर पंचायत बनाया जा रहा है। ये पहले ही शहरी विकास विभाग ने अपनी इंटेंशन नोटिफाई कर दी है और 2 हफ्ते का समय दिया है आपत्तियां लेने के लिए भी। हालांकि आपत्ति ज़रूर जाहिर की जाएगी। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में विरोधी स्वर उठे हैं कि वो शहरी निकायों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, भारी भरकम टैक्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ कैसा रिस्पॉन्स आता है ये देखना होगा। हालांकि ये जो बैजनाथ पपरोला को नगर परिषद बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। कैबिनेट का भी इंतजार नहीं किया गया है, उससे पहले ही शहरी विकास विभाग ने अपने इंटेंशन नोटिफाई कर दिए हैं। वजह इसकी ये है कि अभी 31 दिसंबर के बाद जनगणना शुरू होगी, उसके बाद पुनर्सीमांकन नहीं हो सकता है, उससे पहले पहले ही प्रक्रिया पूरी करनी थी, इसीलिए कैबिनेट का भी इंतजार नहीं हुआ। 2 हफ्ते का समय आपत्तियां दायर करने के लिए दिया गया है और किस तरह की आपत्तियां अब सामने आती है ये भी हम देखने वाले हैं। देखिए, सीएम और डेप्यूटी सीएम ने आज मिलकर चर्चा की है 2 साल के कार्यक्रम को लेकर। एक रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है कि कौन सी बड़ी उपलब्धियां जनता के समक्ष रखनी है और अगले 3 साल का रोड मैप सरकार का क्या रहने वाला है। इस पर सभी मंत्रियों को अलग से निर्देश जारी हुए हैं, अधिकारियों को भी इसकी तैयारियों में लगाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 नई स्कीम्स लॉन्च की जा रही है राज्य सरकार की ओर से अगले कल। बिलासपुर में 11 दिसंबर को ये तारीख क्योंकि निर्धारित की गई थी और अगले कल 11 दिसंबर है, बिलासपुर में ही ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो 6 स्कीम्स है उसमें एक ई टैक्सी योजना भी है। ये 680 करोड़ की योजना बताई जा रही है। रोजगार इससे बेरोजगारों को मिल पाएगा। हालांकि कुछ एक शर्तें भी इस योजना में लगाई गई हैं जो कि कई बार हम पहले दोहरा चुके हैं। दूसरी बात, गोबर खरीद योजना भी शुरू की जा रही है। सुख शिक्षा योजना को लेकर भी वहां जानकारी दी जाएगी। एक तरह से इस योजना की शुरुआत भी बिलासपुर से होने जा रही है। इसी तरह से कुल ये 6 स्कीम्स बताई जा रही हैं और कल के कल सभी मंत्री मुख्यमंत्री समेत यहां लौट आएंगे, क्योंकि परसों कैबिनेट की बैठक है और ये शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई जा रही है, तो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है ये कैबिनेट की बैठक। आर्थिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें किन अधिकारियों को शामिल किया गया है आपको जानकारी दे देते हैं। अभिषेक जैन, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है टास्क फोर्स कमेटी का। रोहित जम्वाल मेंबर हैं, सौरभ जैसल भी मेंबर हैं, प्रदीप जसवाल भी मेंबर हैं, रामदेव भी मेंबर हैं और रविंदर कुमार इसमें कन्वीनर के तौर पर रखे गए हैं। दरअसल आर्थिक संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, एक तरह से ये फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर कमेटी तैयार की गई है और कमेटी अब तैयार हो गई है। रिस्पांस कैसा आता है आने वाले दिनों में, क्या रिपोर्ट तैयार की जाती है आर्थिक संसाधनों को मैनेज करने के लिए, ये हम देखने वाले हैं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।